खेती किसानी में कई चीज़ें मौसम पर निर्भर करती हैं, तो कई चीज़ें कीमतों पर, बाज़ार पर यानी निर्भर करती हैं। लेकिन अगर आपके पास सही समझ, सही जानकारी और तकनीक का ज्ञान हो, तो आप जो फसलें कर रहे हैं, उससे अच्छा खासा मुनाफ़ा हासिल कर सकते हैं। आज जिस शख्स से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, उन्होंने भी कुछ यूँ ही किया है। वो 2012 तक कभी धान और कभी गेहूँ की फसलें करते थे, जिससे उनका मुनाफ़ा बहुत कम हुआ करता था। आज की डेट में वही शख्स हर साल सिर्फ धान और गेहूं से ही 25 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा हासिल कर रहे हैं। तो हम इस शख्स से बात करेंगे और ये भी कि वो केवल धान और गेहूं से ही आय का उनका जरिया नहीं है, इसके अलावा भी विविध प्रकार की करीब 20 फसलों की खेती करते हैं, जिनसे अलग मुनाफा हासिल करते हैं। मैं जी खेती में सन 2000 के आसपास खेती में आ गया था। लेकिन शुरू में मैं परंपरागत खेती में आया, जिससे मेरे को खेती में बहुत नुकसान रहा। मेरे पास पैदावार भी बहुत कम आती थी और सन 2012 के आसपास मैं कृषि विज्ञान केंद्र तेपला से जुड़ा और वहाँ पे वैज्ञानिकों की सलाह से मैंने परंपरागत खेती को छोड़कर जो नई तकनीक आ रही है खेती में, उनको अडॉप्ट किया। और जो मैं गेहूं और धान का फसल चक्कर इस्तेमाल कर रहा था, तो उसको बदल कर मैंने अन्य फसलों को अपने फसल चक्कर में लेके आया, जिससे एक तो मेरा जो फसल में मेरे खरपतवार और उपज कम आ गई थी, तो उससे मेरे को दूसरी फसलों का उत्पादन ज़्यादा हुआ। और जब मैंने खेत में फसल बदल कर दोबारा धान और गेहूं पे आया, मेरे को दोनों की उपज में बहुत वृद्धि प्राप्त हुई। और जैसा कि कृषि विज्ञान केंद्र तेपला की सलाह से उन्होंने हमें ज्ञान कराया कि जो हम रेसिड्यू को आग लगाते हैं, धान के पुराल को आग लगाते हैं, उसके क्या नुकसान हैं। तो हमने 2014 के आसपास धान का पुराल में आग लगाना बंद कर दिया और जो सारा पुराल होता था उसको ज़मीन में मिक्स लगे करने। और इन्हीं की सहायता से हमें कृषि यंत्र बैंक बनाया और जिससे हमें 80% अनुदान पे हरियाणा सरकार से यंत्र प्राप्त हुए, जिनकी सहायता से बिल्कुल आसानी के साथ हम पराल को ज़मीन में मिला सकते हैं। और उस पराल को ज़मीन में मिलाने का फ़ायदा ये हुआ कि जो हम रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल करते थे, उनकी मात्रा आधी इस्तेमाल करनी पड़ती है। और जो फसल को पानी 4 पानी गेहूं में लगते थे, अब अगर हमारी पराली मिक्स है उसमें ज़मीन में, तो 2 पानी के साथ हमारी गेहूं की फसल हुई, पानी की बचत हुई। और जो धान हम पडलिंग करके लगाते थे, ट्रांसप्लांट करते थे, उसको छोड़कर हमने डीएसआर की तकनीक अपनाई, जिससे हमें लेबर का खर्चा बहुत कम आया। जैसे लेबर 1 एकड़ का 4000 रुपये लेते हैं और उस पर बहुत पानी लगता है। लेकिन जब हम डीएसआर करते हैं तो उसमें एक तो हमारा पानी बच गया, लेबर का खर्चा बच गया, और जो अगली फसल के लिए हमें खेत तैयार करना पड़ता है, जो पडलिंग वाला खेत होता है उसको तैयार करने में बहुत दिक्कत आती है। लेकिन अगर हमने डायरेक्ट सीडिंग राइस किया हुआ है उसमें, तो बहुत आसानी के साथ अगली फसल के लिए खेत तैयार हो जाता है। एक या दो सवाल हम आपसे पूछ लेंगे कि पहला ये कि आप 2012 से पहले कितने क्षेत्रफल में खेती करते थे और 2012 के बाद आपने क्या उसमें बढ़ोतरी की या कुछ कम किया, एक चीज़। दूसरा, 2012 से पहले धान और गेहूं की अगर दोनों जो फसलों का वो फसल चक्र चलता है, उनमें धान के स्पेसिफिक और गेहूं की स्पेसिफिक पैदावार प्रति एकड़ या जो भी आप करते हैं, उसके हिसाब से कितनी पैदावार होती थी, और अब उसमें जब आपने नई तकनीक और वैज्ञानिक सोच को शामिल किया है, तो उसमें क्या बदलाव आया है? 2000 से पहले जो मेरे पास धान का औसत उपज आती थी, एक एकड़ की 20 क्विंटल से लेके 25 क्विंटल के आसपास रहती थी। किसी साल 20 आ गई, किसी साल 25 चली गई। लेकिन और जो अब नई तकनीक अपनाने से मेरे पास उपज आ रही है, वो 30 क्विंटल से लेके 35 क्विंटल के बीच में आ रही है। और ऐसे ही गेहूं का है, मेरे पास गेहूं की एवरेज 15 से 17 क्विंटल की आती थी, और अब जो मैं रेसिड्यू ज़मीन में मिलाता हूँ, उसके साथ मेरी गेहूं का उत्पादन 22 से लेके 25 क्विंटल तक का हर साल उपज आ रही है मेरे पास। और खर्चा मेरा कम हुआ है उससे। खर्चा कितना कम हो गया? पहले जब मैं खेत तैयार करता था, तो एक खेत को मेरे को
7-8 बार ट्रैक्टर के साथ जुताई करनी पड़ती थी, लेकिन अब मैं हैप्पी सीडर यूज करता हूं, क्योंकि हार्वेस्टिंग होने के बाद डायरेक्ट ट्रैक्टर से हैप्पी सीडर चला के पुराल में सीधी गेहूं की बजाई हो जाती है, और जिसमें मेरा 500 रुपये का डीजल लगता है सिर्फ। जो पहले मेरा खर्चा 3000 का था, वो सिर्फ 500 रुपये का खर्चा है अब। अच्छा, एक चीज और एक सवाल है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो वो कैसे होता है? जैसे फसल विविधीकरण, जिस साल इस साल मेरे जिस खेत में गेहूं है, अगले साल मेरे उस खेत में या तो मैं सूरजमुखी लगाऊंगा या सरसों लगाऊंगा या गन्ना लगाऊंगा। और जो इस साल मेरे खेत में जिसमें सूरजमुखी है, गन्ना है, अगले साल उसमें गेहूं लगाऊंगा। तो इससे क्या फायदा मिलता है? उससे फायदा ये मिलता है, क्योंकि जो खरपतवार होते हैं, तो गेहूं के खरपतवार और हैं, गन्ने के कुछ और हैं, सूरजमुखी के और हैं, उनकी अब बीज नहीं खेत में बन पाता है, क्योंकि जब उनका खरपतवार का बीज बनने का टाइम होता है तब जो खेत की जुताई हो जाती है, तो हमें उसमें खरपतवार नाशक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। अगर हमने दूसरी फसल लगाई है तो वो खर्चा हमें बच जाता है। और दूसरा, अगर हम फसल बदल के खेत में करें तो उसकी उपज और ज्यादा आती है। उपज में क्या अंतर आपने नोटिस किया है? उससे फर्क रहता है जी, जिस खेत में गेहूं का फसल चक्कर चल रहा है, उसकी उपज तो बीमारियां आ जाती हैं उसमें, और उपज बहुत कम रह जाती है उस खेत की। अगर हम खेत में फसल बदल के करें तो उसकी उपज 1.5 गुना हो जाती है तकरीबन। धान गेहूं के अलावा बाकी फसलों में कौन कौन सी तकनीक अपना रहे हैं आप? जैसे गन्ना है जी, पहले हम नॉर्मल बिजाई करते थे, लेकिन मतलब समझाते हुए जरा बताइए, ताकि पहले इसकी बहुत नजदीक बिजाई होती थी 24 इंच पे, लेकिन केवीके में एक डॉक्टर गुरु प्रेम इंजीनियर हैं, उन्होंने हमें समझाया कि नज़दीक गन्ना करने के, एक तो नीचे धूप नहीं लगती ज़मीन पे, जिससे कीटों का प्रकोप ज़्यादा होता है और फफूंद जनित बीमारियां ज़्यादा आती है। अगर हम इसमें गन्ने की थोड़ा दूरी बना के करते हैं, और कितनी दूरी, ये जैसे ये है दो गन्ने के बीच में आप ये 3 फुट की दूरी रखते हैं, ट्रेंच विधि बोलते हैं इसको। तो ट्रेंच विधि से गन्ना लगाने के जैसे इसके बीच में दूसरी फसलें लगा सकते हैं हम, वो एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। जैसे गन्ने की 3 फसलें, दूसरी 3 फसलें निकलती हैं इस विधि में जब गन्ना तैयार होता है। इसके ट्रेंच में हो गन्ना, तो बीच में हम दूसरी मिश्रित मिश्रित में क्या क्या लगा? जैसे सब्जियां, टिंडा हो गया, लौकी हो गया, खरबूजा हो गया, खीरा हो गया, वो सब्जी हम इसमें लगा सकते हैं, और वो एक्स्ट्रा इनकम होती है हमारी एक। अच्छा, ठीक। और अन्य फसलों के लिए क्या तरीका अपनाते हैं, और कितनी फसलें आप साल भर में करते हैं? तकरीबन मेरे पास 20 फसलें होती हैं अलग अलग, जैसे उड़द मूंग की दालें हो गई, चना हो गया, मसरी हो गई, सूरजमुखी हो गई, गन्ना हो गया, सरसों हो गया। तकरीबन 20 फसलें हैं ऐसी, और पशुओं के चारे हो गए, ज्वार हो गई, बरसीम हो गई। और इन सबको इनके उत्पाद को आप बाजार में बेचते हैं, और कैसे मार्केटिंग कैसे करते हैं? जो धान गेहूं है वो तो मंडी में बिकती है, एमएसपी पे बिकती है, और जो सब्जियां मैं अपने रोड के ऊपर भी बेचता हूं, ऐसे डायरेक्ट जो ग्राहक आके मेरे खेत से भी लेके जाते हैं, और जो यहाँ मंडी में बेचने वाले उनके साथ डायरेक्ट डील कर लेते हैं, उनके पास सीधा पहुँचा देते हैं, रेट का फाइनल कर लेते हैं। और यहाँ अम्बाला कैंट में एक मिलिट्री सप्लाई डिपो है, वहाँ ठेकेदार के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम, जैसे सब्जियों का और खरबूजे का हो गया, तो उसको डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में हम सीधा दे देते हैं। एक सवाल हमारा जो रह गया था, हमने शुरुआत में आपसे पूछा था कि 2012 से पहले आप कितने क्षेत्रफल में खेती करते थे, और 2012 के बाद आपने क्या बढ़ोतरी की या कुछ? 2012 के आसपास मैं तकरीबन 20 एकड़ में खेती करता था, लेकिन उसके बाद जैसे मैंने नई तकनीकें अपनाई और मेरे को इसमें फ़ायदा लाभ हुआ, तो मैंने रेंट पे और ज़मीन ली, तो इस समय मैं 50 एकड़ की खेती कर रहा हूँ। 50 एकड़। अब 50 एकड़ से हम ओवरऑल अगर फायदे की देखें, उस जिसमें आपका रेंट भी इंक्लूड होता है, तो करीब करीब कितना आप उसे आर्थिक मुनाफा हासिल कर लेते हैं? आर्थिक मुनाफा तो पर एकड़ पे तकरीबन 1 लाख के आसपास हो जाता है। उसमें रेंट वाली ज़मीन का रेंट भी निकालना पड़ता है फिर उसमें से 1 लाख में से। बाकी अपनी ज़मीन पे तो शुद्ध मुनाफा तकरीबन 1 लाख के आसपास आ जाता है। आपकी खुद की ज़मीन कितनी है? हम 2 भाई हैं, हमारे पास 20 एकड़ ज़मीन है।
20 एकड़ है और 30 एकड़ आप लीज पे लेकर वो लीज करते पे हैं। लेके करते हैं जी। और बाकी फसलों का मिला के औसतन आप करीब साल भर में 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में आप वो इनकम कर हो लेते जाती है इनकम। हाँ 1 करोड़ के आसपास हो जाती है, लेकिन उसपे खर्चा 50 लाख का खर्चा 50 लाख का हो जाता है, 50 लाख शुद्ध मुनाफा में आ जाता है। वो भी कई बार फसलों के अप डाउन हो जाता है। जैसे कई बार हमें जो सब्जियां इनका रेट नहीं मिल पाता, कई बार लेबर नहीं निकल पाती, तो वो कम हो जाता है। मतलब एक चीज ये भी हम मान के चलें कि अगर किसी फसल में आपको नुकसान होता है तो आप उसके बदले मतलब दूसरी फसलें आपको कम से कम उसके बराबरी जो है उन नुकसान की भरपाई कर लेती हैं। बिल्कुल, इस ये एक यही फायदा है। हम जैसे कई फसलें लगाते हैं, मान लो 2 फसलें हमारी नुकसान में चली गई, तो बाकी 8 फसलें तो हमारी प्रॉफिट में रहेंगी, वो कवर कर लेंगी। अगर हम सिर्फ धान या गेहूं लगा लें और मौसम के कारण धान या गेहूं हमारा खराब हो जाता है, तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? लास्ट में अगर कोई किसान भाई आपसे संपर्क करना चाहता हो कि आप आपकी खेती की तौर तरीकों को जानने का वो उसको उम्मीद हो, तो वो कैसे कर सकता है? मेरा गांव सपेड़ा है जी, अंबाला कैंट से ये 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अंबाला डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा में पड़ता है जी। मेरा संपर्क नंबर है 9996942693। थैंक यू। तो ये थे सुखविंदर जी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से फसल विविधीकरण के माध्यम से वो अपनी किस्मत को चमका रहे हैं। पहले वो भी परंपरागत खेती करते थे जिसमें उनको काफ़ी नुकसान होता था, लेकिन उन्होंने अपनी किस्मत अपने हाथों से बदली है, अपने कामों से बदला है और आज वो खेती किसानी करके बेहद खुश नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही स्टोरीज़ देखने के लिए गाँव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गाँव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।